आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। इस लेक्चर में हम लिक्विड स्टेट को देखेंगे। हम जो है वो इससे पहले गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ गैसेस हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था। तो आज से हम जो है वो लिक्विड स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड स्टेट क्या है? बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन गैसेस। ठीक है, गैसेस के मुकाबले में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होल्ड टुगेदर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है वो हेल्ड होते हैं। तो इसी की वजह से जो हमारे पास स्टेट बनती है वो लिक्विड होती है। तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, बट ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इनकी मोशन को जो है वो रोक सकें। तो इसी वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। ठीक है, इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड्स के वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, उनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो इन्हीं की बेस के ऊपर जो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका जो डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, इसकी वजह से इनकी कोई डेफिनेट नो डेफिनेट शेप, ठीक है, इनकी कोई खास शेप नहीं होती, बट इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, या डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इनके जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड या डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें जिसकी कोई मखसूस शक्ल ना हो, कोई शेप ना हो, बट उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो, एक जो है वो फिक्स्ड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लिक्विड स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है डेफिनेट शेप का क्या मतलब है? नो डेफिनेट शेप का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप जो है वो ग्लास के अंदर वाटर डालेंगे, ठीक है, तो ये ग्लास की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेगा। इसी को अगर आप जो है वो किसी दूसरे कंटेनर के अंदर डालेंगे तो वो उसी की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेता है। तो जिस कंटेनर में आप जो है वो उसको डालते हैं तो वो उसी की शेप जो है वो अख्तियार कर लेता है। लेकिन फिक्स वॉल्यूम का क्या मतलब है? फिक्स वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये पूरे कंटेनर को फिल नहीं करता। अनलाइक गैसेस, जब हमने बात की थी कि अगर आप गैसेस को जो है वो किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो जो है उसके मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो पूरे कंटेनर में जो है वो फैल जाते हैं। बट जो आपके पास लिक्विड होगा तो जितना उसका, चूंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा? ये पूरे कंटेनर को फिल नहीं करती, बल्कि जो इनका वॉल्यूम होता है वो उसी तक महदूद रहती है। ठीक है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड या डेफिनेट होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पानी में जो है पानी को जब डालेंगे ग्लास के अंदर, तो जितना आप वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे वो उतना ही उसके अंदर ऐड होगा। ये नहीं होगा कि वो पूरे का पूरा गिलास जो है वो एकदम से फिल हो जाए। जितना आप उसके अंदर डालते जाएंगे उस हिसाब से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अनलाइक गैसेस, जब आप जो है थोड़ी सी गैस जो है वो इसके कंटेनर के अंदर ऐड करते थे तो वो पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती थी, उसमें अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि चूंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो इस वजह से इनके जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, तो वॉल्यूम और शेप मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी की शेप जो है ये तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आप उसका अगर लिक्विड को जग के अंदर डालेंगे तो वो उसकी शेप के तैयार कर लेंगे। अगर आप ग्लास के अंदर डालेंगे तो उसकी शक्ल में होगा। तो इसी तरह आप उसको बीकर में डालते हैं तो वो बीकर के अंदर, इसी तरह से जब आप फ्लास्क में डालेंगे तो वो उसकी शेप जो है वो तैयार कर लेगा। तो इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, बल्कि जो कंटेनर की शेप होती है वही इनकी शेप को डिफाइन कर रही होती है, बट इनकी अपनी कोई खास मखसूस शेप नहीं होती। ठीक है,
बट इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि जितना आप उसके अंदर लिक्विड ऐड करेंगे वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगा, जितना वॉल्यूम आप उसके अंदर ऐड करेंगे उसी हिसाब से जो है वो फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है और उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। तो ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अब वॉल्यूम एंड शेप। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो है एवोपरेशन, ठीक है। अब एवेपोरेशन क्या है? escaping of water, escaping of liquid molecules from the surface of liquid is called evaporation, ठीक है। हमने अभी क्या देखा है कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो एग्जिस्ट करती हैं बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उनकी मोशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं या फिक्स कर सकें, या मॉलिक्यूल को जो है एक जगह पर फिक्स कर सकें, जिसके नतीजे में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और इनके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कौन सी फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो अब ये जो है रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आ जाए कि जब किसी भी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, आजाद हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एवेपोरेशन कहेंगे। लेट्स सपोज जो है हीलियम फिल्ड बलून है, ठीक है, एक गुब्बारे के अंदर जो है वो आपने हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक है, और उसको धागे के साथ आपने बांधा हुआ है। तो जो ही आप इसके धागे को यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, तो ये फौरन जो है वो हवा में उड़ जाएगा। तो इसी तरह से ये जो धागा है ये बेसिकली जाहिर कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, और इसके अंदर जो एबिलिटी है मूव करने की वो है काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की। तो जो ही आप जो है इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर देंगे या इंटर काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा कर दें मॉलिक्यूल की, तो ये क्या करेंगे, इस वाटर से या लिक्विड से ये क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली आप ये कहते हैं कि ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो या वेपर्स में कन्वर्ट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स, ठीक है, या फिर जो है वो और गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो या गैसियस फॉर्म या गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। तो जनरली आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी ये भी लिख सकते हैं, द एस्केपिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो इसकी सरफेस से लीव करना शुरू कर दें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। तो एवेपोरेशन जो है बेसिकली क्या हो रहा है, तो इसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है गैसियस फॉर्म में या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल जो है आप वाटर को रखें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे, और जब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम पड़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी से, तो ये उसी सूरत में क्या हो जाएगा, इस लिक्विड को लीव कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। अब एवेपोरेशन जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एवेपोरेशन को गवर्न कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है वो जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है सरफेस एरिया, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो कौन सा है, जिनके ऊपर जो है वो एवेपोरेशन डिपेंड करती है, तो वो कौन सी है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि
जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एवेपोरेशन होगी, ठीक है। उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से जो है वो एस्केप करेंगे, वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास जो है वो जो है एक फ्लास्क में पानी पड़ा हुआ है या कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कोई दूसरी चीज है वो ओपन पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास चांसेस हैं कि वो सरफेस के ऊपर आए, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर आएंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज्यादा उनके पास चांस है कि वो उतने ही ज्यादा जो है यहाँ से लीव कर जाए, ठीक है। अनलाइक दिस कि कुछ मालिक्यूल जो है वो सरफेस तक आएंगे और कुछ कम मालिक्यूल ऐसे होंगे कि जो इसको लीव कर सकेंगे, तो इसकी वजह से इनका जो रेट ऑफ वेपरेशन होगा वो भी कम होगा। तो रेट ऑफ वेपरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, तो उसके जो रेट ऑफ वेपरेशन होगा, वेपर की जो फॉर्मेशन होगी वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ही ज्यादा अब वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो लीव कर रहे होंगे लिक्विड को, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा जो मेन फैक्टर है वो कौन सा है, वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा है, वो है टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है वो किस तरह से जो है वो इसको अफेक्ट करता है, वो हम देखते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। आप जो है उसको ध्यान में रखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है जब ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की तो उतने ही ज्यादा जो है मॉलिक्यूल जो है वो स्केप करेंगे। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली आप जो है हीट के जरिए से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसके नतीजे में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। उनके नतीजे में टकराने के नतीजे में क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ही इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, उतना ही उसी वक्त ये क्या होंगे, इस सरफेस को लीव कर लेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर वुड बी इंक्रीज इन एवेपोरेशन, ठीक है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो काइनेटिक, और ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक जो रेट ऑफ ऑपरेशन होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है जो वेपरेशन को कंट्रोल करता है, वो है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है कि जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ठीक है, जब उनके दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांग है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने जो है साथ जोड़े रखेंगे, ठीक है।
लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक पड़ जाएंगी तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और वो क्या करेंगे, सरफेस से लीव करना शुरू हो जाएंगे। और उतने ही जितना इनके दरम्यान का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी उतनी ही एवापोरेशन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड हैं किसके, एवापोरेशन से। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है अगर स्ट्रांग हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा हैं कि मालिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को होल्ड किए रखेंगे और एक दूसरे को पकड़े रखेंगे कि वो लीव ना करें। ठीक है, लेकिन जो ही इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल के ऊपर होल्ड कम होगा, जिसकी वजह से मालिक्यूल जो है वो लीव करना शुरू कर देंगे। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि एवापोरेशन कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, मोर एवापोरेशन होगी। ठीक है, एवापोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही वजह है कि अगर आपके पास जो है दो कंटेनर है, अगर आप एक में वाटर रखें और दूसरे में जो है वो पेट्रोल रखें, ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेट्रोल होगा वो ज्यादा जल्दी जो होगा वो एवेपोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है कि इसकी रीजन ये है कि वाटर के अंदर जो है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर वाटर की बात करें तो इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है तो इसके अंदर कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर हम इसकी बात करें, पेट्रोल की बात करें, ठीक है, तो पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है। ठीक है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो क्या है, मच मोर वीकर है। ठीक है, ये क्या है, इंतहाई कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो इसके मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो कंटेनर को लीव नहीं कर सकते। तो इनकी वजह से क्या होगा, वेपरेशन कम होती है तो इसी वजह से वाटर जो है वो इतनी जल्दी कंटेनर्स को लीव नहीं करता, वो उससे जो है वो इतनी जल्दी उड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो कम होती है। ठीक है, इसी वजह से पेट्रोल जो है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो सके वेपर्स में, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस है तो ये क्या होगा, इनके दरमियान चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो मॉलिक्यूल जो है वो तेजी के साथ जो है वो उसको लीव करना शुरू होते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि कंटेनर के अंदर जो है मॉलिक्यूल जो है वो नहीं रहते, वो गैस बनकर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो चूंकि इनमें एवेपोरेशन तो हो रही होती है लेकिन एवेपोरेशन जो है वो उसका रेट कम होता है, इसी वजह से वाटर जो है वो इतनी जल्दी नहीं उड़ता। ठीक है, और दूसरी बात आपने याद रखनी है टेम्परेचर के हवाले से, एवेपोरेशन अकर्स एट एवरी टेम्परेचर। ठीक है, हर टेम्परेचर के ऊपर जो है एवेपोरेशन हो रही होती है, चाहे वो जो है टेम्परेचर इंतहाई कम क्यों ही ना हो, तब भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी और वो क्या हो जाएगा, इससे लीव कर जाएगा। ठीक है, तो एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर होती है, लेकिन जो जो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं उसी तरह से जो है रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो जो आप वाटर को हीट करते हैं तो आपको ज्यादा भाप मिलती है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो वाटर के वेपर्स होते हैं, तो जो जो आप उसको जो है वो हीट दे रहे होते हैं तो उसी तरह उसी हिसाब से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो लीव कर रहे होते हैं वहां से। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा।
और जो तीसरा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, वो मैंने आपको बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो वेपरेशन कम होगी, और अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो जो वेपरेशन होगी वो ज्यादा होगी। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम आइंदा लेक्चर में डिस्कस करेंगे।